दोस्तों, जैसा कि हर एग्जाम में देख रहे हैं हम कि हिंदी की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्व ही बढ़ गया है। हिंदी व्याकरण हो चाहे उसकी भाषा हो, इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जितने भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे अदर स्टेट जो भी टेट एग्जाम हो रहे हैं, उसमें हिंदी ग्रामर व भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, मतलब लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको हिंदी का पहला चैप्टर या कह सकते हैं हिंदी की पहली सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं भाषा। कहने का मतलब भाषा व व्याकरण अगर आप पढ़ लेते हैं, भाषा व व्याकरण का अध्ययन कर लेते हैं, तो चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपके करेंगे भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय से। भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो देख लेते हैं पहला हम भाषा। भाषा शब्द जो देख रहे हैं आप, ये इस शब्द में देखते हैं पहले ये क्या है, भाष, और इसमें आ प्रत्यय लगाया गया है। मतलब इस भाष शब्द में आ प्रत्यय लगाकर इसे भाषा शब्द बनाया गया है। और ये भाष शब्द, जो भाष शब्द है, ये कहां से आया है, कहां से बना है, इसको भी देख लेते हैं। भाष शब्द धातु है और यह धातु संस्कृत का शब्द है। यह किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का जो धातु है भाष, वह हिंदी में आ प्रत्यय लगाने से हिंदी में भाषा बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये धातु क्या होती है। संस्कृत में जिसे हम धातु कहते हैं उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर इस धातु में परिवर्तन कर दिया जाता है, थोड़ा सा कोई भी प्रत्यय उसमें जैसे ना प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो हिंदी में वो क्रिया का रूप धारण कर लेता है। अब देखते हैं यहाँ पर इस शब्द में भाष शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसको भी देख लेते हैं। भाष शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? विचार प्रकट करना। मतलब ये इस धातु, यह जो धातु है भाष शब्द है, इसका अर्थ क्या है शाब्दिक संस्कृत में? विचार प्रकट करना। जैसे बहुत सारे विद्वानों ने बताया है कि भाष या संस्कृत के भाष शब्द का क्या अर्थ होता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि भाष व्यक्त्याम वाच्य, भाष व्यक्त्याम वाच्य, अर्थात व्यक्तिवाणी ही क्या है? भाषा है। तो कहने का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ इसका लिया जाए संस्कृत के आधार पर, भाषा वह साधन है जो व्यक्तवाणी, जिस रूप में अभिव्यक्त की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यह संस्कृत के भाष शब्द के अर्थ के आधार पर परिभाषा है। वैसे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है, भाषा शब्द की परिभाषा बताया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार समझ सकता है। यह भाषा के संदर्भ में यह कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा परिभाषा दी गई है। जैसे हम समझ लेते हैं कैसे, जैसे कोई एक मनुष्य है और एक दूसरे मनुष्य से अपने भावना या अपने विचार प्रकट करना हो तो कैसे करेगा? तो भाषा वह साधन होता है, वह माध्यम होता है जिससे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उस विचार को ग्रहण करके उस भाव को समझने की कोशिश करता है। फिर दूसरा व्यक्ति अपने विचार या भाव दूसरे पहले व्यक्ति को प्रकट करता है और उसके भाव को समझने की कोशिश पहला व्यक्ति करता है। यह साधन, और यह कैसे संभव है? साधन से। साधन क्या है? हमारा भाषा है। तो कहने का मतलब अगर यह साधन नहीं होता तो शायद हम मनुष्य अपने भाव या विचार को प्रकट नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे कहा जाता है कि संसार में बहुत जीव जंतु हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन मनुष्य कैसे उन सब में श्रेष्ठ हो गया है? वह एक ही कारण है, भाषा। भाषा के माध्यम से, भाषा के द्वारा ही मनुष्य आज इस पृथ्वी लोक पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कहलाता है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। तो देख लेते हैं कि भाषा
की क्या विशेषताएं होती है, इतनी बात समझ में आई। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा शब्द किस शब्द से बना है, भाष संस्कृत के भाष शब्द से बना है जो कि धातु है, और यही धातु हिंदी में क्रिया कही जाती है। भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना, और जैसे कि भाषा के संदर्भ में कामता प्रसाद गुरु जी ने परिभाषा दी है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों को विचार समझ सकता है, उसे हम भाषा कहते हैं। हमारे हिंदी में भाषा समझने के लिए आगे देखते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, भाषा कैसे हमें किस प्रकार और सागर्भित कर सकती है। देखते हैं भाषा की विशेषताएं क्या है। भाषा की विशेषताएं, पहला देख लेते हैं कि अर्जित संपत्ति। पहला जो है भाषा की विशेषता में पहली मुख्य विशेषता है कि यह अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का तात्पर्य क्या होता है, अर्जित संपत्ति मतलब कहा जाता है जब प्रकृति ने हम मनुष्य को जन्म दिया तो उनमें एक पहले से ही गुण भर के या गुण दे दिया था कि स्वयं बालक जब जन्म लेता है तो उसके कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद वह गूंगा मतलब कुछ न कुछ ध्वनियां निकालना आरंभ कर देता है। तो कहने का मतलब जन्मजात संपत्ति जो बच्चा जन्म लेता है तभी से इसको यह भाषा की रूपी संपत्ति उसको मिल जाती है। पहली विशेषता भाषा की यह होती है। दूसरी विशेषता है सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी विशेषता है सामाजिक प्रक्रिया। इसकी मुख्य विशेषता सामाजिक प्रक्रिया क्या है, कहने का मतलब जिस समाज में वह बालक पैदा होता है तो अपने समाज में, अपने परिवार में जिस भाषा का प्रयोग करते रहते हैं उसके परिवार के लोग या समाज के लोग उसी भाषा को अंतर्ग्रहण कर लेता है, वह ग्रहण करके उसी भाषा का अनुकरण करने लगता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतिम स्वरूप का नाम। कहने का मतलब ये भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि अगर इसका अंतिम स्वरूप होता तो आज हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे होते, संस्कृत पढ़ रहे होते और उसी भाषा को जानते रहते। लेकिन इन्होंने बताया कि अगर वही अंतिम स्वरूप संस्कृत ही होता भाषा का तो शायद आज हमें हिंदी पढ़ने को नहीं मिलती। देखते हैं आप कि जैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से आज हिंदी पढ़ रहे हैं। तो मतलब आगे चलकर भी इसका स्वरूप बदलता चला जाएगा। हिंदी जो आज हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं इसका भी स्वरूप कोई निश्चित नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत बदलता चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं मानक स्वरूप। हिंदी के शब्दों या किसी भी भाषा के का अपना एक मानक स्वरूप होता है, एक मानक ध्वनियां होती है, एक मानक वर्णमाला होती है। उसी मानक वर्णमाला या शब्दों के माध्यम से भाषा को हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं या भाषा को हम जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं भाषा का स्वरूप क्या होता है। भाषा का स्वरूप क्या होता है? भाषा का स्वरूप होता है कठिन से सरल की तरफ, कठिन से सरल की ओर। कहने का मतलब जब हम भाषा स्टार्ट करते हैं जानना, जब बालक, छोटा बालक भाषा सुनता है तो वह धीरे धीरे वह भाषा कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे वर्णों का ज्ञान उसे समझ में आता है, वर्णों के बाद वह शब्दों का ज्ञान करता है, शब्दों के बाद वह ध्वनियों वाक्यों का ज्ञान करता है, तो वह भाषा धीरे धीरे उसको सरल लगने लगती है। तो कहने का मतलब भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर। मतलब ये मनोवैज्ञानिक तौर पे इसको बताया गया है, कठिन से सरल की तरफ होती है। उसके बाद हम जान लेते हैं भाषा कौशल क्या होता है इसका। थोड़ा सा
भाषा कौशल, भाषा कौशल जिसे मनोवैज्ञानिक तौर पर बताया जा रहा है कि भाषा में मतलब ये भाषा कौशल होता है क्या, इसको जान लेते हैं। उसका विकास क्रम क्या होता है। बालक जब छोटा रहता है तो सबसे पहले वह कौन सी प्रक्रिया द्वारा भाषा का ज्ञान अर्जन करता है, कैसे समझता है, तो पहली प्रक्रिया होती है उसका सुनना। बड़े ध्यान से जब कोई व्यक्ति बोलता है, उसके परिवार के समूह के लोग कोई भी उससे बात करते रहते हैं, सबसे वह ध्यान से उनको सुनता है, इधर उधर देखता है। तो पहली प्रक्रिया भाषा सीखने की क्या होती है, उसका ध्यान से सुनना। दूसरी प्रक्रिया होती है भाषा को सीखने के लिए बोलना। क्या होती है, बोलना। मतलब वह जब ध्यान से भाषा को सुनता है तो प्रयास करता है बोलने के लिए। तो कहने का मतलब पहली प्रक्रिया सीखने की भाषा का सुनना होता है और दूसरी प्रक्रिया क्या होता है, बोलना होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वह लिखना होती है। जब बालक सुनता है, सुनने से वह बोलना, सुनने के बाद बोलना आरंभ कर देता है, बोलना आरंभ करने के बाद वह लिखना प्रारंभ कर देता है। तो यह भाषा को सीखने के कौशल है, सीखने की प्रक्रिया है। पहले सुनना, फिर बोलना और फिर लिखना है। अब देखते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है। भाषा देखिए, जब तक किसी मनुष्य में किसी चीज को सीखने की इच्छा नहीं रहती तब तो वह सीख नहीं पाता है, उसको ज्ञान नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है सीखने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है अनुकरण। अनुकरण मतलब जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा छोटा बालक उसको सुन रहा होता है, तो जैसे जैसे व्यक्ति बोलता रहता है छोटा बालक उसी का अनुकरण गलत चाहे सही में करना आरंभ कर देता है। बार बार प्रयास करने पर उसे क्या होने लगता है, वह उस भाषा के शब्दों को सीखने लगता है। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है अभ्यास। मतलब जिन शब्दों को वह दूसरे व्यक्तियों से बालक सुनता है उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण करने के उपरांत उसका बार बार और अच्छे से और शुद्ध बोलने के लिए बार बार प्रयास करता है, और उसी प्रयास को अभ्यास कहते हैं। बार बार अभ्यास करने लगता है, तब जाकर वह भाषा को सीख पाता है, शुद्ध रूप में बोल पाता है। चलते हैं, एक इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए कि क्या प्रक्रिया होती है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, किस सीखने की कौन सी प्रक्रिया उन्होंने बताया है, इसको देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि सबसे पहले सुनना बताया, सीखने की प्रक्रिया भाषा को मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा क्या होता है, सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। ये 4 स्तर बताए हैं सीखने के मारिया मॉन्टेसरी द्वारा। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों ने क्या बताया है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर आपका अंत में लिखना। मतलब मोस्टली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा सीखने का कौशल का क्रम क्या होना चाहिए। सर्वमान्य जो सत्य है वह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। लेकिन अगर मारिया मॉन्टेसरी की स्पेशली पूछ लिया जाता है भाषा के संदर्भ में उनका सीखने का क्रम क्या है, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना है। भाषा के संदर्भ में मैंने ये सारी चीजें जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बताया है सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। क्योंकि भाषा सिर्फ इतना ही जान लेना नहीं, उसकी परिभाषा जान ले और किस शब्द से मतलब किस भाषा का शब्द भाषा है यह जानना आवश्यक नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित जो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टेट के एग्जाम में, चाहे सीटेट के एग्जाम में, उसको भी जानना अति आवश्यक होता है। तो आज के लिए थोड़ा सा जो भाषा का मैंने ज्ञान दिया है उसके आज के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और ग्रहण करिएगा। धन्यवाद।